दोस्तों, अगर आपने BGAE 182 के पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस देख लिए तो अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सबसे खास बात कि आज के क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक लेक्चर्स आपको फ्री में यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, कम समय में आप अपने एग्जाम को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। तो वीडियोस चेक कर सकते हो। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाया था BHIC 132, तो उसके लगभग क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले थे। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बैकएंड पे, क्योंकि ये अभी आप जो देख रहे हो ये आपको देखने में सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चंस लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले 5th नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि कल मैंने 4 क्वेश्चंस बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो और उसको पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। हाँ, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन ग्रुप डिस्कशन एंड इट्स इसेंशियल। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस अ पार्टिकुलर टॉपिक टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? यह एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है कि जिसमें कुछ लोग एक विशेष विषय पर, विशेष टॉपिक पर अपने विचार को, सुझाव को, अनुभव को और तर्क को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। ये चीज समझ में आया? इसका जो उद्देश्य होता है ना, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना होता है तथा किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचना होता है। आज के टाइम पे हम बात करें तो वर्तमान समय में जो ग्रुप डिस्कशन है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो इसका आपको प्रयोग काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगा, वर्क प्लेसेस में देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखने को मिलेगा। डिस्कशन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? तो ग्रुप डिस्कशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन एमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन होता है एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के लोग में, और ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चर्चा करती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि आइडियाज़ को एक्सचेंज करना होता है, जो आर्गूमेंट्स है उसको प्रेजेंट करना होता है और दूसरे के ओपिनियंस को सुनना होता है। और द मेन पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इज नॉट टू विन एन आर्गूमेंट बट टू अराइव एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक थ्रू कलेक्टिव थिंकिंग। और जो मेन पर्पस होता है ना, जो मुख्य उद्देश्य होता है ग्रुप डिस्कशन का, ये जीतना नहीं होता है, किसी आर्गूमेंट पे जीतना नहीं होता है, एक बेटर समझ विकसित हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे और कलेक्टिव थिंकिंग मिले। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। एक लाइन में आपको समझाऊं तो ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना होता है और किसी भी सब्जेक्ट की गहराई से समझ विकसित करना होता है। सब्जेक्ट बोल लो, टॉपिक बोल लो, या यहाँ पे अपने ज्ञान को बढ़ाने, नई जानकारियाँ प्राप्त करने और अपने पर्सनालिटी को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए ग्रुप डिस्कशन को प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उसके बाद इसके इसेंशियल क्या क्या है, इसमें आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ द टॉपिक। तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस टॉपिक पे। टॉपिक्स होता है उसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, उसका विषय है उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका अच्छा ज्ञान होगा तो जो व्यक्ति है अपने विचारों को अधिक इफेक्टिव रूप से, फैक्चुअल ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। तो सबसे पहले है नॉलेज ऑफ द टॉपिक, उसके बाद है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। पार्टिसिपेंट शुड एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। द यूज ऑफ सिंपल एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज हेल्प्स अदर अंडरस्टैंड द मैसेज इजिली। इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भाषा का प्रयोग है वो सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अपने विचार को इस प्रकार प्रकट करना है
ताकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसको आसानी से समझ सके। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद होता है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज इन इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग। बोलने से ज़्यादा सुनना जरूरी होता है। पार्टिसिपेंट्स शुड लिसन केयरफुली टू अदर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। पार्टिसिपेंट्स को सुनना अति आवश्यक होता है ताकि वो जो टॉपिक्स चल रहा है उसका जवाब वो अच्छे तरीके से दे सके। एक्टिव लिसनिंग शो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियन। और एक्टिव लिसनिंग किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि जो अलग अलग जो मत दिए जा रहे, जो राय दिए जा रहे हैं, उसका वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हेल्प्स पार्टिसिपेंट स्पीक क्लियरली एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। हाउएवर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एरोगेंस। मतलब कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कॉन्फिडेंस इंसान अपने विचारों को स्पष्टता और प्रभाव के साथ प्रस्तुत कर सकता है तथा दूसरों पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। अ पॉजिटिव एटीट्यूड प्रमोट्स हेल्दी डिस्कशन एंड कोऑपरेशन एमंग पार्टिसिपेंट्स। एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या करता है, ये हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट्स करता है और लोगों के बीच कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। पार्टिसिपेंट्स वुड रिमेन काम एंड रिस्पेक्टफुल इवन व्हेन दे आर डिसएग्री विथ अदर्स। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हमेशा काम रहना चाहिए और जो चीज़ बताया जाए उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन वो दूसरे के मत से, दूसरे के बातों से अगर वो डिसएग्री भी करते हो तो भी उनको रिस्पेक्टफुल तरीके से, काम तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। उसके बाद है लीडरशिप क्वालिटीज। An effective participant often demonstrate leadership by guiding the discussion, encouraging other। इसका मतलब होता है कि लीडरशिप क्वालिटी होता है, ये ग्रुप डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। एक अच्छा लीडर चर्चा को क्या करता है, सही दिशा देता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को शामिल करता है और इसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज बताया जाता है। उसके बाद है लॉजिकल थिंकिंग। मतलब ग्रुप डिस्कशन में केवल विचार को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं होता है। जो विचार होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उसमें उचित तर्क का होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल के साथ उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करें और एक तार्किक सोच जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, ये इस चीज़ को अधिक प्रभावशाली बनाता है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन के दौरान समय का उचित उपयोग आवश्यक है। अगर समय को संक्षिप्त और विषय से संबंधित बातें करनी चाहिए ताकि जो टॉपिक से जो चर्चा है वो टाइम के साथ पूरा हो सके। तो इसीलिए जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है ग्रुप डिस्कशन के, तो ग्रुप डिस्कशन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है। सबसे पहला है कि आपका जो कम्युनिकेशन है और स्पीकिंग स्किल है ये इम्प्रूव होता है। उसके बाद आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है। आप एक लीडरशिप की तरह आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, टीम वर्क की क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हो। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। आप क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। आप अपने लर्निंग को इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्शन के थ्रू। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद कर सकते हो। इसी एडवांटेजेस के वजह से आज ग्रुप डिस्कशन आपको काफ़ी जगह पे यूज़ करते हुए दिखेगा। जैसे सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में मिलेगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में दिखने को मिलेगा, उसके बाद प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स इन ग्रुप डिस्कशन की, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखने को मिलेगा। जब कोई बोले, जब कोई बात करे तो वहाँ पे इंटरप्टिंग करते हुए दिखेंगे लोग। उसके बाद लोग कुछ भी बोलते हैं, बिना नॉलेज के लोग आपको बोलते हुए दिखेंगे। उसके बाद डिस्कशन को लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं बस वही सही हो। उसके बाद वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं और एग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का भी आपको प्रयोग करते दिखेंगे। अगर इन सब जो गलतियां हैं इनको सुधार किया जाए तो जो ग्रुप डिस्कशन का परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस सुधरता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद कंक्लूजन क्या है, तो ग्रुप डिस्कशन एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है आइडियाज़ को शेयरिंग करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। उसके बाद
कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का। इससे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम वर्क को, और क्रिटिकल थिंकिंग में भी आपको देखने को मिलता है। और एक इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन जो होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको जो भी टॉपिक है उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको सुनना ज़रूरी है, आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते। उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, और अदर्स ओपिनियन का आपको रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पर्सनल, एकेडमी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। कुछ चीज़ों को समझना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या समझना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, मैंने बता दिया। एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। तो आपको जो आपके आंसर है इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताना है, इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, कॉमन मिस्टेक एंड कंक्लूजन। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को जब लिखोगे तो एग्जामिनर जब इस फॉर्म में देखता है तो वो सोचता है कि नहीं, स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको वीडियोस देखने से कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को परचेस करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स को परचेस करना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा, आप सिंपली उस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन स्किल एंड देयर इंपॉर्टेंस। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है? प्रेजेंटेशन स्किल जो होता है ना, ये मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से लोग अपने विचार, अपने भावनाएं, सूचनाएं और अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो संवाद होता है, करने का तरीका अलग अलग होता है, जिससे कि कम्युनिकेशन स्टाइल, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कम्युनिकेशन स्टाइल कहा जाता है, इसको संचार की शैली कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टाइल यह निर्धारित करती कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार बातचीत करता है और अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है। उसके बाद जो प्रभावी संचार होता है ना, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए आपको विभिन्न संचार शैलियों को समझना आवश्यक है। इसमें भी काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल क्या करता है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के व्यवहार को, सोच और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थाओं तथा सामाजिक जीवन में सही संचार शैली अपनाने के से संबंध बेहतर बनते हैं और गलतफहमियां कम होती है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, तो पहला है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। जो प्रिपरेशन होता है ये फाउंडेशन होता है एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का। द प्रेजेंटर शुड गैदर इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट प्रॉपरली बिफोर प्रेजेंटिंग। जो प्रेजेंटर होते हैं उनको जो जानकारी है वो गैदर करना होता है। उसके बाद टॉपिक्स को समझना ज़रूरी होता है, और जो कंटेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है प्रेजेंटिंग से पहले। अ वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन यूजुअली इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या रहता है, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद मेन कंटेंट देखने को मिलता है और कंक्लूजन होता है। उसके बाद दूसरा होता है नॉलेज ऑफ द टॉपिक। नॉलेज ऑफ द टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रेजेंटेटर मस्ट हैव अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। एक प्रेजेंटेटर के पास उस विषय का समझ होना जरूरी है। एक अच्छा नॉलेज क्या करता है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और उसे अलाउ करता है कि जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर से उसको वो इफेक्टिवली तरीके से बता पाए। तीसरा है क्लियर कम्युनिकेशन। द लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो भाषा होता है उसको सिंपल रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल रखना चाहिए, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके। कॉम्प्लेक्स वर्ड और अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो काफ़ी लेंदी हो, कॉम्प्लेक्स हो, जिससे लोग समझ नहीं पाए। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हेल्प द प्रेजेंटेटर स्पीक इफेक्टिवली एंड मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंस क्या करता है कि जो प्रेजेंटेटर का जो बोलने का शैली होता है उस चीज़ को वो इफेक्टिवली रूप से ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखता है।
एक कॉन्फिडेंट स्पीकर क्या होता है कि वो मोर कन्विंसिंग होता है और वो एक ट्रस्ट वर्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन किसको बताता है, तो ये टोन के चेंजिंग को बताता है, पिच को बताता है और जो वॉइस का वॉल्यूम होता है उस चीज़ को दर्शाता है। अ मोनोटोन वॉइस कैन मेक अ प्रेजेंटेशन बोरिंग। अगर आप एक ही आवाज़ में एक ही वॉइस में बार बार प्रेजेंटेशन बनाओगे तो वो बोरिंग देखने को मिलेगा, जबकि प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये एक इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाता है। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि इसमें क्या क्या रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड आई कॉन्टेक्ट। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या करता है, गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है और कम्युनिकेशन को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद विजुअल एड का प्रयोग कैसे होता है, तो विजुअल एड का प्रयोग हम लोग प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल, मतलब कि एक आकर्षित और समझने वाला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअल एड का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें चार्ट का, ग्राफ्स का, पिक्चर्स, वीडियो, पावर पॉइंट स्लाइड्स। और विजुअल एड्स जो है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को काफ़ी आसानी तरीके से समझाता है और ऑडियंस के इंटरेस्ट को ये बढ़ाता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल का महत्व क्या है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी सेवरल रीजन्स में आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। सबसे पहला एकेडमिक सक्सेस। इसके पीछे जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट जब प्रेजेंटेशन को क्लासरूम में, सेमिनार्स में, प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे जब रखते हैं तो जो गुड प्रेजेंटेशन होता है ना, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या करता है, उनके परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है और एकेडमिकली काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद है प्रोफेशनल ग्रोथ। जैसे आपको वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयज़ क्या होता है, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते दिखेंगे, रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते दिखेंगे, प्रपोजल्स को प्रेजेंट करते देखेंगे। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो स्किल्स होता है, करियर अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल रेपुटेशन, इस चीज़ में आपको सुधार करते हुए मिलेगा। उसके बाद है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव स्पीकिंग। एक प्रेजेंटेशन स्किल क्या करता है, स्पीकिंग को सही करता है, सुनने की क्षमता को बढ़ाता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को भी बढ़ाता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। जैसे काफ़ी अगर आप मान के चलो कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होता है उस डर को निकलने में मदद करता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसमें लीडरशिप डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। एक अच्छा प्रेजेंटेटर ही क्या होता है, इफेक्टिव लीडर बनता है, क्योंकि उनके पास वो इन्फ्लुएंस होता है, वो मोटिवेट करने की पावर होती है दूसरों को। और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का टिप्स क्या होता है, तो इसको प्रेजेंटिंग से पहले आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करना होता है, क्लियरली आपको बताना होगा, कॉन्फिडेंटली आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप आई कंटेंट को मेंटेन करना पड़ता है ऑडियंस के साथ। उसके बाद विजुअल एड अप्रोप्रिएटली यूज करना आना चाहिए। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस रेगुलरली बेसिस पे करना है और ऑडियंस के इंटरेक्शन को भी बढ़ावा देना है। ये स्किल क्या करता है, इंडिविजुअल को अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में मदद करता है, उसके अंदर की कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और वो उसके कैरियर में सक्सेस को अचीव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको इसका फ्री पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप सिंपली वहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। आपको दो चीज़ों के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है तो इनको भी आपको आराम से समझना है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है और बस जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है। बस आप समझ लोगे तो आप अपना जो आंसर है आप एग्ज़ाम में उसको खुद से लिख लोगे। समझना जरूरी, सुनना जरूरी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बीच क्या होता है कि जो इंसान होता है व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचारों और भावनाओं और अनुभवों के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। ये हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों को एक दूसरे को समझने तथा मिलकर कार्य करने में सहायता करता है। और जो कम्युनिकेशन है इसके कई रूप होते हैं, लेकिन दो सबसे जनरल दो टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन।
ओरल कम्युनिकेशन से तात्पर्य यह है कि बोले गए शब्दों के माध्यम से जानकारी के आदान प्रदान से या आमने सामने बातचीत या टेलीफोन तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है, तो सबसे पहला है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मतलब आमने सामने की बातचीत। दूसरा है क्लासरूम लेक्चर्स। तीसरा है मीटिंग्स एंड डिस्कशन। उसके बाद चौथा है इंटरव्यूज़। पांचवा है टेलीफोन कॉल। उसके बाद है पब्लिक स्पीचेस। इसकी विशेषताएं क्या देखने को मिलती है, तो विशेषताएं ये है कि इसमें तुरंत प्रतिक्रिया, आपको फीडबैक प्राप्त होती है तथा जितने भी डाउट्स होते हैं इसका जो समाधान ही आपको तुरंत मिल जाता है। इसमें चेहरे के भाव, हाव भाव और आवाज़ का उतार चढ़ाव जैसे गैर मौखिक संकेत भी शामिल होते हैं जो समझ को बेहतर बनाते हैं। इसके लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ है कि क्विक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जो मैसेज होता है इसको तुरंत भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होता है और प्रभावशाली, इफिशिएंट आपको देखने को मिलता है। दूसरा है इमीडिएट इफेक्ट। जो रिसीवर होता है वो क्वेश्चंस को तुरंत पूछ सकता है और जो गलत फहमियाँ है उसको तुरंत दूर किया जा सकता है। तीसरा है पर्सनल टच। ये क्या करता है, सेंस ऑफ कनेक्शन को क्रिएट करता है और एक दूसरे के संबंध और विश्वास को विकसित करने में सहायता करता है। टाइम भी बचाता है और ये अधिक प्रभावी है। रखना पर इसकी भी कुछ चैलेंजेस है। इसमें कोई रिकॉर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा या जब तक आप कुछ रिकॉर्डिंग ना कर लो, उसके बाद आप जो इन्फॉर्मेशन है ये आप भूल सकते हो या मिसअंडरस्टूड हो सकता है। जो लेंदी और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होता है इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो मैसेज होता है वो लिखित शब्दों के माध्यम से भेजा जाता है, जैसे कि इसमें पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस और दस्तावेज आपको शामिल देखने को मिलेगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो रिटेन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये केयरफुली प्लान्ड होता है। जो सेंडर होता है उनके पास टाइम होता है सोचने के लिए, उसको एडिट करने के लिए और अपने मैसेज को रिवाइज करने के लिए भेजने से पहले। और इसके फ़ायदे क्या है, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। दूसरा, इसमें एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। तीसरा है ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के लिए सूटेबल होता है, जैसे कि डिटेल इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसको आसानी से कम्युनिकेट किया जाता है। उसके बाद इसका जो रीच होता है ये वाइडर देखने को मिलेगा। ये आप इसको एक ही साथ काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, पर इसके भी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेगा। जैसे जो फीडबैक होता है, जैसे आपने देखा होगा ओरल में तुरंत होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिले होता है और प्रिपरेशन में आपको अधिक समय लग सकता है। पर्सनल इंटरेक्शन में आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद मिस इंटरप्शन जो होता है इसमें अकर होता है और मैसेज अनक्लियर भी हो सकता है। उसके बाद इन दोनों के बीच अंतर क्या है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में, तो यहाँ क्या होता है कि स्पोकन वर्ड्स और लिखे हुए शब्दों का प्रयोग होता है, क्विक फीडबैक होता है, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन होता है इसमें डिलेड फीडबैक होता है। जो ओरल होता है ये टेम्पररी नेचर होता है, लेकिन जो रिटन होता है ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद ओरल में ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन रिटन ये फॉर्मल होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आया। तो इसका कंक्लूज़न क्या निकला, तो कंक्लूज़न ये है कि दोनों प्रकार जो है ये कम्युनिकेशन का अपना अपना दोनों का महत्व है। सबसे पहले जो ओरल है ये तुरंत प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत संपर्क के लिए उपयोग होता है, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये स्थायी रिकॉर्ड और औपचारिक संचार के लिए अधिक उपयोगी होता है। यहाँ पे व्यक्ति को दोनों प्रकार के संचार के गुणों और सीमाओं को समझना चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुसार उचित माध्यम का चयन करना चाहिए। यही सफल और प्रभावी संचार की कुंजी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एक्सप्लेन मीटिंग्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मीटिंग्स क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगम जो वो किसी समान विषय पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का समाधान खोजने या निर्णय के लिए एकत्र होकर बैठते हैं। बैठकों में जैसे संगठन, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयों में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये लोगों को एक दूसरे के साथ संवाद करने, जानकारी साझा करने और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। उसके बाद कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में ये सहायता प्रदान करती है। उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है, तो व्यक्तियों का औपचारिक या अनौपचारिक समूह होता है जिससे किसी भी विषय उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है।
इसका उद्देश्य योजनाओं पर चर्चा करना होता है, समस्याओं की समीक्षा करना होता है, समाधान खोजना होता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। बैठक आमने सामने फेस टू फेस भी हो सकता है या फिर आप ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से भी आयोजित की जा सकती है। किसी बैठक की सफलता उचित योजना, सक्रिय सहभागिता और प्रभावी संचार पर निर्भर करती है। उसके बाद इसके क्या क्या टाइप्स है, तो सबसे पहला है फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग जो होता है ये पहले से तय किया होता है और ये एक निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करती है। इसमें आमतौर पर एजेंडा तैयार किया जाता है और बैठक की कार्यवाही जो मिनट्स होती है वो दर्ज की जाती है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल में बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग्स या फिर ऑफिस कमिटी मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा है इनफॉर्मल मीटिंग्स, जो कि ये जो होता है अनौपचारिक बैठकों कम संरक्षित होती है और कभी कभी अचानक भी आयोजित हो सकती है। इन्हें औपचारिक नियमों का पालन आवश्यक नहीं होता, जैसे टीम डिस्कशन हो गया, कर्मचारियों के बीच बातचीत हो गई, कार्य स्तर पर समान बैठकें हो गई। उसके बाद होता है वर्चुअल मीटिंग, जो कि ऑनलाइन संचार माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाती है। तकनीकी प्रगति के कारण इनका उपयोगी तेजी से बढ़ता है। उदाहरण इसमें जैसे आएगा जूम मीटिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स, ये सब चीज़। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला है कि ये डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है। प्राइमरी पर्पस होता है कि जो बैठकें होती है सदस्यों के बीच विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती है, जिससे संचार अधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। लोग एक दूसरे, इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, अपडेट्स को बताया जाता है, अनाउंसमेंट के बारे में जिक्र होती है और ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान को इन्फॉर्म किया जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है इसको अच्छे रूप से संगठित किया जाए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान करने के लिए भी होता है। बैठकों में विभिन्न लोगों के विचार और सुझाव प्राप्त होते हैं जिसमें समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हो पाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, टीम के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित कराती है और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग, बैठकें कर्मचारियों और सदस्यों के बीच विश्वास, सहयोग और टीम वर्क की भावनाओं को विकसित करती है। इसमें मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन जरूरी क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक सक्सेसफुल मीटिंग इसेंशियल इसीलिए होता है ताकि क्लियर ऑब्जेक्टिव हो सके। हर एक मीटिंग से पहले एक डेफिनेट पर्पस होता है, गोल्स होता है, एक प्रॉपर एजेंडा होता है और एजेंडा जो होता है इसको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है, तो ये एक संगठन, संस्था या समूह के प्रभावी संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ये संचार को बेहतर बनाती, निर्णय लेने में सहायता करती है और समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रदान करती है। वर्चुअल बैठकें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी होती है, इसीलिए किसी भी संगठन की सफलता के लिए प्रभावी बैठकों का आयोजन और उनमें सक्रिय सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी 2 क्वेश्चंस है, वो देखता हूँ इसके बाद करवाने का, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक्सप्लेन होमोफोन्स एंड होमोनिम्स विथ एग्जाम्पल। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं या देखने में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है, उनका मीनिंग अलग अलग होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं अक्सर भाषा सीखने वालों के लिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। ऐसे शब्दों की ही 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जो कि एक है होमोफोन्स और दूसरा है हाइमोनिम्स। इन शब्दों को समझने से पहले जो इनकी वोकेबलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है, स्पेलिंग, रीडिंग और लिखने की क्षमता में सुधार होता है। ये दैनिक संचार में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और प्रभावी भाषा कौशल विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विद्यार्थी और भाषा सीखने वाले के लिए होमोफोन्स और होमोनिम्स का अध्ययन आवश्यक होता है। सबसे पहले समझते हैं कि होमोफोन्स का अर्थ क्या होता है। तो होमोफोन्स जो है ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। सबसे पहला है होमो का मतलब होता है समान, सेम, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, मतलब साउंड। तो होमोफोन्स क्या है, वो वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होते हैं। उनका जो साउंड है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा।
ये शब्द बोलने पर एक जैसे सुनाई देते हैं, फिर भी इनके अर्थ अलग अलग होते हैं और इनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में होता है। सबसे पहला है राइट, RIGHT, और दूसरा है राइट। राइट का अर्थ है सही और राइट का अर्थ है लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे योर आंसर इज राइट, आपका जो उत्तर है वो तो सही है, लेकिन प्लीज राइट योर नेम क्लियरली, कृपया अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखिए। तो इन दोनों में आपको समझ में आना चाहिए, एक राइट का मतलब सही होता है और एक राइट का मतलब लिखना होता है। दोनों सेम दिख रहा है लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग है। साउंड एक ही हो रहा है लेकिन अर्थ जो है दोनों का बदल गया। दूसरा है फ्लावर, एक है फ्लावर जो प्लांट होता है और एक है फ्लावर जो कि जिसमें हम लोग ब्रेड्स और केक बनाने के लिए जो यूज करते हैं। तीसरा है सी और एक है सी। सी एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को बताता है और सी जो होता है ये किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। होमोफोन्स है, इसका महत्व क्या है, तो ये प्रोनाउंसिएशन स्किल को इम्प्रूव करता है, वोकेबलरी को बढ़ाता है, करेक्ट स्पेलिंग और राइटिंग को समझने में मदद करता है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करता है। अब समझते हैं कि हाइनोनिम्स का अर्थ क्या होता है। तो हाइनोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है वो समान होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों सही अर्थ कॉन्टेक्स्ट के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे होमोनिम्स के उदाहरण है बैंक का अर्थ होता है वित्तीय संस्था भी इसको बोलते हो सकता है और नदी का किनारा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, मैंने अपने पैसे को बैंक में जमा किया। उसके बाद वी सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हम नदी के किनारे बैठे। तो दोनों चीज़ें एक ही है लेकिन जो यहाँ पे अर्थ है वो आपको देखने को अलग अलग मिलेगा। उसके बाद है बैट। बैट का अर्थ क्रिकेट का बल्ला भी होता है और चमगादड़ भी होता है। जैसे ही बाउट अ न्यू क्रिकेट बैट, उसने नया बैट खरीदा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब विराट कोहली यूजेज अ क्रिकेट बैट। विराट कोहली क्या करते हैं, क्रिकेट बैट का यूज करते खेलने के लिए। लेकिन अब बैट वॉज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, जो चमगादड़ है आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो पेड़ में लटकता हुआ देखने को मिल रहा है। बैट का मतलब समझ में आ गया कि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन जो उसके मीनिंग है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे फोर्थ में, जैसे रिंग क्या होता है, एक पीस ऑफ ज्वेलरी भी होता है और फ़ोन का जो बेल होता है, बेल और जो फ़ोन का जो साउंड होता है उसको भी रिंग बोलते हैं। तो हाइनोनिम्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या करता है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, रीडिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स को डेवलप करता है, लर्नर के अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट को समझने में मददगार साबित होता है। उसके बाद वोकेबलरी और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, ये इसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होता है, लेकिन जो इसके मीनिंग्स है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हमने ऊपर में एग्जांपल्स के तौर पे समझ लिया। अब इसके बाद इनके कम्युनिकेशन में इसका क्या महत्व है। होमोफोन्स एंड हाइमोनिम्स क्या है, ये लैंग्वेज को रिच और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दे कैन ऑल्सो काउस मिसअंडरस्टैंडिंग इफ़ यूज्ड इनकरेक्टली, अगर आप इसका प्रयोग इनकरेक्टली रूप से करते तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करवा सकता है ये। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स एंड प्रॉपर यूजेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको इस चीज़ को समझना है, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो आपको इसके मीनिंग्स को समझना होगा और इसका प्रॉपर तरीके से यूज करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। अब इसके कंक्लूज़न क्या है, तो कंक्लूज़न इसका ये निकला कि हाइमोनिम्स अंग्रेजी भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। होमोफोन्स ऐसे शब्द है जिनका उच्चारण समान लेकिन अर्थ और जो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होती है, जबकि होमोनिम्स ऐसे शब्द है जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग हम लोग वोकेबलरी को सुधारने में, प्रोनाउंसिएशन को सही करने, रीडिंग कम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को और भाषा सीखने को, इन शब्दों की अच्छी समझ विकसित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड नोटेशन इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो मैं आपको इसका आंसर्स दिखा दे रहा हूँ, आप इसको आराम से रीड कर लेना क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप इसको आराम से देख लेना। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है,
तो मैंने जितने सारे क्वेश्चंस करवाए, आपको इन क्वेश्चंस को एकदम स्किप नहीं करना। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार और देख लेना, ताकि आप अच्छे से समझ के आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना पाओ। और जितना भी पढ़ाया गया आप इसको अगर कर लेते हो तो आप अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा करके आओगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना आप। अगर इसी तरीके के आपको और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सा चाहिए, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।